फेथोलॉजी। तो आप लोगों को पता है, हम ये बहुत सारी चीजों के अंदर लॉजी लगाते हैं आखिर में, ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? किसी को आइडिया है? जिसे जियोलॉजी बोलते हैं हम, तो जियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। क्या होता है लॉजी का मतलब? स्टडी। यस, study of a particular subject, study or science of. तो geology is called the study of rocks or the science of rocks. Geo means rocks. तो वैसे करके faithology, faithology का मतलब बैठता है the study of faith or the science of faith, है ना? तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, what is science? साइंस क्या है? तो हम दो चीज कर सकते हैं, एक तो हम लोग अपने चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं वी कैन बी क्विक, और हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई बोलना चाहता है तो उनको अनम्यूट भी किया जा सकता है बोलने के लिए। बट लेट अस हैव मोर पार्टिसिपेशन, बिकॉज इस सेशन के अंदर अगर हमको इसको अच्छे से समझना है तो मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा इसको समझने के लिए। तो आपको पसंद आएगा, बट अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे और कैमराज ऑन करके ऑफ करके रखेंगे तो आई एम श्योर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। फिर जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग कैमरा ऑन करके जस्ट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, 40-45 मिनट्स ध्यानपूर्वक सुने। ओके, आर्यन अदिति झा ने हैंड रेज किया है। यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अरे साइंस मीनिंग इज the study of knowledge about the physical world and natural laws. वेरी गुड। साइंस का मतलब होता है स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड और द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, और कुछ मीनिंग साइंस का कोई बता सकता है? साइंस क्या होता है? शर्विन ने भी यही लिखा है, स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो साइंस बहुत सारी जगह पे हम यूज करते हैं। साइंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज समथिंग जो एम्पेरिकल साइंस जिसकी हम बात करते हैं ना, जो हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। बट साइंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म और इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। बट इसका जो सिंपल सा मीनिंग है साइंस का मतलब होता है, दो लोगों ने लिखा है चैट बॉक्स के अंदर, प्रखर प्रियांशु ने और आस्था ने, टू नो थिंग्स एज दे आर। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना होता है, उसकी साइंस को जानना, उसकी साइंस को समझना, दैट इज व्हाट साइंस इज। तो किसी भी चीज, मतलब कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके पीछे कुछ कॉज होता है, कुछ रीजन होता है। अब वो ऐसे ही क्यों होता है? जैसे सूरज ईस्ट में ही क्यों राइज करता है और वेस्ट में ही क्यों सेट होता है, उसके पीछे साइंस है, कुछ उसके पीछे कुछ रीजन है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इज कॉल्ड साइंस। यस, केशव इज राइटिंग नाइसली, प्रोसेस ऑफ नोइंग द ट्रूथ। तो अलग अलग तरीकों से जानने का प्रयास करना। और हम जो तरीका यूज करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, जो मॉडर्न मेथड है, दैट इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल मेथड ऑफ साइंस, जिसमें हमने लिखा कि फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड को जानना, और हम उसको कैसे समझते हैं? थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, है ना? हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो जो हम देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे थ्योरीज बनाना, उसको वेरीफाई करना, और वंस दैट द रिजल्ट कम्स उसको प्रोपोगेट करना, दैट इज द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फेथ? तो मैंने डेफिनेशन दे ही रखा है। फेथ का मतलब होता है, कोई पढ़ेगा आप में से? हैंड रेज कर सकता है पढ़ने के लिए। लविश, आप पढ़ोगे? Export dictionary faith frame मेरा गला खराब। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। Frame belief without logical proof or
material, evidence, evidence. faith. You do an activity expecting और result a expecting result, but result is not guaranteed. थैंक यू। फेथ का मतलब है कि कोई किसी चीज के ऊपर विश्वास होना बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये फेथ है। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि साइंस का मतलब है चीजों को समझना जैसे वो है, और उसके लिए एविडेंस लाना, थ्योरी होना, प्रैक्टिकल होना। फेथ का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते कभी, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं नहीं पता, अब रिजल्ट मिलेगा या नहीं नहीं पता, बट आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो। तो सुनने में तो ऐसा लगता है ना कि दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि साइंस पूरा का पूरा एविडेंस पे बेस्ड है, और फेथ जो है इसमें बाय डेफिनेशन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फेथ का मतलब कि उसका कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता, बट विश्वास है बहुत पक्का। तो ऐसा लगता है इस देखने में या सुनने में कि जो फेथ करता है वो साइंटिफिक नहीं हो सकता, या और जो साइंटिफिक है वो फेथ नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाट पीपल थिंक। बट ऐसा है नहीं। फेथ इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर रिलीजन, बट वो हर एक लाइफ के हर एक एक्टिविटी में, हर एक वर्क ऑफ लाइफ में वो जरूरी होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा जनरल नॉलेज टेस्ट होगा। जो सबसे पहले चार्ट बॉक्स में लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे इसके। तो टेल मी, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, डिफिकल्ट से स्टार्ट करें? जनरल नॉलेज है, बेसिक जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चैट बॉक्स में लिखना है। देखिए कोई बोलेगा तो उसको निकाल देंगे। ओके, जवाहरलाल नेहरू, शर्विन ने लिखा सबसे पहले। शर्विन आपको ना एवरीवन में लिखना होगा, नहीं तो आपको वो नहीं करा जाएगा, मार्क नहीं किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन 2, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? कौन लिखता है सबसे पहले? देखते हैं। अरमान ने लिखा सबसे पहले, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे पहले प्रेसिडेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? कौन लिखा? पूरा नाम आना चाहिए, देखो आधे नाम पे नहीं। ओके, शर्विन ने पूरा नाम नहीं लिखा। सबसे पहले पूरा नाम लिखा है प्रभाकर प्रियांशु ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी नाइस। तो अभी तक तो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन? ओके, सबसे पहले लिखा यहाँ पर अदिति ने, आदित्य आर्य ने, महात्मा गांधी। ग्रेट, थैंक यू। आप लोग का जनरल नॉलेज सही है। तो और भी टेस्ट लूंगा मैं बाद में, बट तो हमने अभी 4 लोगों का नाम सुना। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। क्या आप में से कोई मेरे को प्रूव कर सकता है कि वो एक लोग एग्जिस्ट करते थे? कैन एनी वन ऑफ यू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस? हैंड रेज करते हैं और डिस्कस करते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग बीच बीच में चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड भी रेज कर सकते हैं। तो अक्षयांश लिख रहा है बिकॉज उनकी फोटो है। अच्छा, और फोटो तो कोई भी बना सकता है, फोटो तो भगवान की भी है, तो कैसे मान लूं मैं? फोटो से क्या होता है? वी देविका इज राइटिंग, वी हैव देयर वीडियोस, न्यूज़पेपर क्लिप्स।
आई विटनेसेस, हो सकता है कोई एक्टर्स हो, जैसे बेन किंग्सली ने गांधी मूवी के अंदर एक्ट करा है, देखा है आपने? बेन किंग्सली ने गांधी मूवी में एक्ट करा है, गांधी के ऊपर इतनी सारी मूवीज बनी है, हो सकता है वो भी कोई एक्टर ही हो। आपको मतलब कैसे पता है कि वो ओरिजिनल व्यक्ति ऐसे ही दिखता था? अच्छा, यहाँ पे लिखा है, अरमान ने लिखा है बिकॉज ऑफ रिटन लिटरेचर, पर लिटरेचर तो कोई भी लिख सकता है, कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं ना किसी के बारे में। बाय, अच्छा भवन भी है, प्रभाकर लिख रहे हैं कि भवन भी है, ओके, भवन भी है। भवन तो कोई बना सकता है ना। मैं अगर मान लो अपने घर का नाम आदर्श भवन रख दूं, तो लोग आगे पूछेंगे आदर्श कौन है भाई तुम्हारे घर में। ओके, बाय नोइंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ हिस्ट्री, उनकी पास्ट लाइफ हिस्ट्री से समझ सकते हैं, हाँ, बट वो भी तो कहानी हो सकती है ना, नहीं हो सकती कहानी? मतलब गलत बोल रहा हो तो बताइए मेरे को। ऑटोबायोग्राफी एज दे कैन ओनली राइट, इनमें से किसी ने भी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी मेरे ख्याल से अपनी, लिखी है किसी ने ऑटोबायोग्राफी? और वो तो बोलने की बात है ऑटोबायोग्राफी वाली चीज, एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं किसको पता। मतलब एवरीथिंग कैन बी फेक्ड ना, फेक तो कर ही सकते हैं, नहीं? अच्छा, ये आदित्य का हैंड रेज है, उसे सुन लेते हैं। बोलना है आदित्य कुछ, आर्यन को कुछ? नहीं, चलो Prabhuji, we रुको। are showing so many proof, but everything is going fake. माई लेट ग्रैंड मदर हैड सीन डॉक्टर एम के गांधी। इतनी पुरानी बात आप बता रहे हो, हम कैसे मान लें इसको? मतलब बोलने को तो बोल सकते हैं हम कि हाँ देखा था ऐसे था ऐसा, बट मैं कैसे मान लूं यार, मेरे को प्रूफ दो ना, कोई अच्छा प्रूफ दो। प्रभु सरविन जी, लिख रहा है कि, एक सेकंड, सरविन लिख रहा है कि गांधी जी की वो है, गांधी जी को दफनाया गया था राजघाट के अंदर, बट देखा किसने ये चीज को? और जिसने देखा उसने भी तो आपको बताया ही ना, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दियो। नहीं, नहीं हो जाती है गड़बड़। देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलो जब तक आप लोग बोलते रहिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ साथ में, आपको मजा आएगा देखने में। और कोई कुछ एविडेंस देना चाहेगा जब तक, दे कैन गिव इन द चैट बॉक्स, क्या क्या एविडेंस है? ओके, ये अच्छा आइडिया है, लेट्स इन्वेंट टाइम मशीन एंड गो इन दैट टाइम टू इन्वेस्टिगेट, बट उसमें भी इतना टाइम लग जाएगा करने को। अच्छा ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे प्रूफ्स दिए एंड दीज आर एक्सीलेंट प्रूफ्स जो आप सबने दिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे प्रूफ जो लिखे हैं ना सब लोगों ने, ये सारे प्रूफ को पढ़ लीजिए एक बार सब लोग, 30 सेकेंड्स लीजिए और ये सारे प्रूफ को पढ़िए एक बार, जो जो सबने चैट बॉक्स के अंदर लिखा है ना, सब लोग पढ़िए वो 30 सेकेंड्स लेकर के, अभी देखो बहुत मजा आएगा सबको, फटाफट पढ़ लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकेंड्स। पढ़ लिया सबने, कोई रह गया? सबने पढ़ लिया ना? ठीक है, रह गया लवीश पढ़ रहा है अभी, और भी कोई पढ़ रहा है, राघव भी पढ़ रहा है, उदयन पढ़ लिए सारे? पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी ये सब प्रूफ को ध्यान में रखिए और इन सब प्रूफ के बेसिस पर डिसप्रूव करके दिखाइए कि हैरी पॉटर एग्जिस्ट नहीं करता। यही सब प्रूफ जो आपने दिए हैं, ये सब प्रूफ को ध्यान में रखते हुए अब आप बताइए कि हैरी पॉटर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। मैं मानता हूं हैरी पॉटर एग्जिस्ट करता है, हैरी पॉटर के ऊपर किताबें भी हैं, जनरेशन से हम सुनते आ रहे हैं हैरी पॉटर के बारे में, हैरी पॉटर के ऊपर हाउसेस भी हैं, और और क्या क्या लिखा है सब लोगों ने। वो सब चीजें आप देख लीजिए जो भी आपने
लिखी है, लिटरेचर्स भी हैं उसके ऊपर। ऑटोबायोग्राफी नहीं है पर बायोग्राफीज तो है ही। मेरा हाथ क्यों खड़ा हो गया? व्हाई एम आई गिविंग थम्स अप? जूम खुद से ही ले रहा है। फिजिकल एविडेंस नहीं है उसके बारे में। हैरी पॉटर इज एन इमेजिनेशन ऑफ अ राइटर, बट मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से हैरी पॉटर इमेजिनेशन है राइटर का, वैसे महात्मा गांधी भी तो हो सकता है। वाई कांट ही भी? आपके पास प्रूफ क्या है एक्चुअली? कुछ है क्या प्रूफ? वही सब चीजें हैं। नो ग्रेव ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर मरा ही नहीं क्योंकि जिंदा है अभी, तो ग्रेव कैसे होगी हैरी पॉटर की? वोल्डेमॉर्ट को मारने के बाद तो अभी उसका चल रहा है ना, उसके बच्चे अभी जा रहे हैं। कौन सा, वो कौन सी मूवी आई है हैरी पॉटर वाली? कर्स, क्या नाम था उसका, नाम ही भूल गया। फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम है, नहीं वो भी नहीं है। हैरी पॉटर मरा ही नहीं, उसकी ग्रेव क्यों होगी? और और क्या लिखा? इमेजिनेशन ओनली, ये तो आप बोल रहे हो ना इमेजिनेशन है। मान लो आज से 50 साल बाद कोई व्यक्ति है, no one, Aditi is writing, no one has seen Harry Potter. Have any one of you seen महात्मा गांधी? आप में से किसी ने देखा महात्मा गांधी को? इंडिया इज इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ गांधी, वो तो बोल रहे हैं। देखो ये भी आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, इंडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। जो 1946 के अंदर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, जब वो फाइनल लेटर साइन कर रहे हैं ना कि हम जा रहे हैं इंडिया से, सो दैट टाइम ही इज सेइंग वी आर नॉट लिविंग इंडिया बिकॉज ऑफ गांधीज नॉन वायलेंस, वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल आर्मी। तो गांधी तो रीजन नहीं है, हिस्ट्री में गलत पढ़ाया गया है हमको कि महात्मा गांधी की वजह से इतना अच्छा हुआ, इतना कुछ हुआ है। ये सब चीजें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके। मेनी पीपल आर कमिंग अप एंड स्पीकिंग इसके बारे में। Harry Potter is played by Daniel Radcliffe, who is an actor. So similarly, I'm telling Gandhi was played by Ben Kingsley in the 1980 movie महात्मा गांधी। गांधी, इसके लिए उसको ऑस्कर भी मिलने वाला था। बात उसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मान लीजिए आज से 50 साल बाद, अभी तो आपको पता है क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी है, आज से 50 साल बाद हैरी पॉटर विल बी ए लेजेंड। तो उस समय आप कैसे लोगों को प्रूफ करोगे कि हैरी पॉटर एग्जिस्ट नहीं करता था? द सेम सिचुएशन इज राइट नाउ। 50 years बिफोर लोगों ने गांधी को देखा था, ये वो सब था, अभी तो नहीं देखा किसी ने। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? प्रभाकर समझ आया क्या क्या डिस्कशन हो रहा है? तो इट इज नॉट वेरी इजी चीजों को समझना, ऐसे बोल देना बस। आपको दिखाता हूँ एक चीज। आप जो बोल रहे हो ना, जो लोग बोल रहे थे कि मेरे मेरी दादी ने देखा था या मेरी नानी ने देखा था, ये सब चीजों के बारे में देखिए, ये वीडियो देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या होता है। देखिए हम आपको मिसकम्युनिकेशन के बारे में बता रहे हैं, कैसे जब नॉलेज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो कैसे गड़बड़ हो जाता है। अभी आप तो 70-80 साल पहले 1948 में महात्मा गांधी मर गए थे, उसके बाद नॉलेज उस ये बताया ऐसे था ऐसे था, ऐसे करके चेंज हो सकता है ना बहुत कुछ। देखिए इनको बोलना है कि ये एक्शन करना है और ये एक्शन सबको आगे पास करना है। देखिए क्या होगा अभी। देखो गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई है, ध्यान से देखते रहिए। देखो उसने उंगली कर दिया अभी। वो खा गया एक चीज। देखिए देखिए अभी गड़बड़ होता जा रहा है।
वो गले से मुंह पे ले आई यहाँ पर। वो ब्रश ही करवा रहा था, वो टूथपेस्ट ले रहा था। थोड़ा सा आगे कर देते हैं, उसका तो बहुत लंबी है ऐसे। देखिए कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे। अभी इसको लेकर के जा रहे हैं पहले व्यक्ति के पास में जिसको दिया था मैसेज, और उसको जाकर के ये मैसेज देंगे। तो आप मैसेज समझ रहे हैं क्या है, मैसेज क्या बता रहा हूँ? तो अगर हम बोल रहे हैं कि गांधी एग्जिस्ट करता था या कोई भी एग्जिस्ट करता था, हाँ इसको चाइनीज विस्पर बोलते हैं, बट कैसे करके चीजें डाउन द लाइन जा करके ऐसे हुआ, इसने देखा था उसने देखा था करके बदल भी तो सकती हैं। तो क्या ये ऑथेंटिक प्रूफ है विश्वास करने का? तो बात वही आती है कि मेरे को प्रूफ करके बताइए कि महात्मा गांधी एग्जिस्ट करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको फेथ चाहिए होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीचर्स के ऊपर फेथ कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो स्कूल के अंदर हमको पढ़ाए जा रहा है, जो सीबीएसई हमको पढ़ा रहा है वो झूठ नहीं होगा, है ना। वो सब चीजों के ऊपर हम फेथ करते हैं और फेथ करके चीजों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बस किसी भी चीज को मान लेते हैं, हम ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए हम उसको सही मानते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड फेथ। फेथ हमको नहीं पता कि उसका लॉजिकल प्रूफ है या नहीं, बट हम फॉर्म बिलीव करते हैं और बिना फेथ के हम एडवांस नहीं कर सकते। जैसे जब छोटे होते हैं, पहले भी एग्जांपल दिया था, तो हम जाकर टीचर से क्वेश्चन नहीं करते कि 1 3 4 5 7 6 2 4 क्यों नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों होता है। जैसे जैसे हमको बताया जाता है हम उसको बिलीव करते हैं। जब हम बड़े हो गए हैं, थोड़े से फर्स्ट क्लास के अंदर आ गए हैं, तब हमारे अंदर इतनी समझ हो जाती है, तब हमको पता लगता है कि अरे हमको तो सही पढ़ाया था, हमको तो गलत पढ़ाया था एलकेजी के अंदर, ऐसा नहीं होता, कुछ दूसरा होता है। बट उसके लिए हमको इतनी समझ भी तो चाहिए ना, समझने के लिए स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फेथ जो है, इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन स्पिरिचुअलिटी बट इट इज रिक्वायर्ड इन मेनी मटेरियल एक्टिविटीज ऑल्सो। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मटेरियल एक्टिविटीज मतलब कुछ भी हम जो आम नॉर्मल डेली लाइफ में करते हैं जिसमें हमको फेथ लगता है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से कोई? हैंड रेस करके ही बोल सकते हैं, आई वुड प्रेफर अगर आप लोग हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं तो। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए उन एक्टिविटीज का जिसमें हम फेथ पुट करते हैं। यस आर्यन। प्रभु जी हमें फेथ है कि जिस रूम में हम बैठे हैं वो अगली मिनट नहीं टूटने वाला है। हाँ ठीक है, तो ज्यादा फेथ हो गया, बट हाँ ये भी फेथ ही है, थोड़ा कम फेथ वाला कुछ ऐसी चीज है। राघव। प्रभु जी डॉक्टर के ऊपर फेथ रहता है कि जो मेडिसिन लिखेगा सही होगी। हाँ डॉक्टर के ऊपर फेथ, भैया डॉक्टर गोली दे सकता है आपको ऐसी जिसमें जहर हो, खत्म कर दे, साइलेंट किलर बन सकता है डॉक्टर। बट आपको जो बोलता है आप जा करके खाते हो। सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही नहीं, केमिस्ट के ऊपर ही फेथ करते हो कि केमिस्ट आपको वही गोली दे रहा है। आप में से कितने लोग गए हैं दवाई लेने के लिए और आपने जाकर के नाम पढ़ने की कोशिश करे कि क्या नाम लिखा है? वो अजीब सा कुछ नाम होता है उसका जिसमें कुछ 15-20 शब्द लेटर्स होते हैं, वो पढ़ा भी नहीं जाता, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ सेंस बन ही नहीं सकता, बट फिर भी उसको ले लेते हैं, है ना। मतलब हम लोग तो इतना भी फेथ कर लेते हैं कि हम लोग बिल भी चेक नहीं करते। कभी कभार हमको
ठग भी लेते हैं इसके चक्कर में। नहीं नहीं, ये अच्छे लोग हैं, भले मानुष हैं, ये जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे, है ना, इतना फेथ हम करते हैं पुट। ओके पारस, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हम फेथ पुट करते हैं डेली लाइफ के अंदर? ध्रुव, कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे? प्रभु जी सबसे कॉमन है, दोस्तों के ऊपर फेथ रखते हैं बहुत से लोग कि आप किसी भी कोई चीज या कोई भी तरह का सीक्रेट उनको बताते हो तो हाँ यू थिंक दैट दे विल कीप इट लाइक अ सीक्रेट, और वो किसी को बताएंगे नहीं। कभी हाँ, कभार ये भी और होता है कि वो बता देते हैं। कभी कभार बता भी देते हैं, दोस्तों के ऊपर फेथ करते हैं हम। वो फेथ का कोई वो नहीं है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते मैथमेटिकली, है ना, कोई एविडेंस नहीं दे सकते कि ये मेरी बात रखेगा ही रखेगा। कैसे प्रूफ करोगे आप उसको? स्टैटिस्टिक्स दे करके कि इतने सालों का रिकॉर्ड है, इसने कभी नहीं बोला, बट उसका मन बदल गया, उसने कहा कि नहीं ये तो बताऊंगा मैं, फिर फंस गया आप, आपका सीक्रेट। तो फेथ। ओके, और इन लोगों ने तो बोल दिया, और कोई एग्जांपल देना चाहे? टीचर्स के ऊपर हम फेथ करते हैं। हाँ, वर्कआउट, प्रभाकर क्या बता रहे हो, वर्कआउट करते समय क्या फेथ करना होता है हमको? थोड़ा बताइए शब्दों में हम सबको। पेरेंट्स के ऊपर फेथ करते हैं, हाँ, पेरेंट्स के ऊपर फेथ करते हैं, बॉडी बन ही जाएगी। अच्छा, ये फेथ करते हैं। जुडिशरी सिस्टम के ऊपर हम फेथ करते हैं। आप लोग तो बड़े बड़े चीजें दे रहे हो यार। हम्म। अच्छा, आप में से कितने लोग स्कूल पैदल जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गो स्कूल चल करके? एक दो तीन चार पांच। क्या आप लोगों ने घर स्कूल के पास में लिया था, या घर के पास वाले स्कूल में एडमिशन लिया, कैसे था? प्रभु जी अपने आप मतलब मेट्रो से। अच्छा अच्छा, मतलब ये तो मेट्रो भी हो गई ना। तो कितने लोग हैं जो कोई कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो लोग पैदल नहीं जाते? क्या वो लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो कैसे कैसे जाते हैं स्कूल? जो लोग पब्लिक, हाँ, जो लोग कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वैसा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बस लिख रहे हैं, बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, कार से जाते हैं, वैन से जाते हैं, सब लोग, है ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को अपने बस ड्राइवर्स का नाम पता है, जो लोग बस से जाते हैं? कितने लोग को पता है बस ड्राइवर का क्या नाम है? सरविन को पता है बस ड्राइवर का नाम क्या है? जामुन भैया। अच्छा अच्छा, प्रभाकर, कभी आपने जा करके जामुन भैया से उनका लाइसेंस चेक करवाया कि लाइसेंस है कि नहीं उनके पास में? नहीं प्रभु जी। क्यों? अरे एक भैया, उसको चलाने ना आती हो जामुन भैया को आपके, और वो जामुन खाते खाते आप सबको नदी में फेंक देते तो? एक्सपीरियंस था उनके पास। कैसे आपको पता है एक्सपीरियंस था? आपने उसका ड्राइविंग टेस्ट लिया था? और जो लोग वैन में जाते हैं, वो आपको पता है आपके भैया का नाम क्या है जो वैन चलाते हैं? कभी पूछा उनका लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं? हमारे यहाँ तो जब टेस्ट होता है, उस समय हम लोग को पता है क्या करना होता है? जब गाड़ी का टेस्ट वो बनवाना होता है लाइसेंस, तो हम लोग को 8 बनाना होता है। गाड़ी को ऐसे लेके जाओ, ऐसे, फिर ऐसे घुमाओ, और ऐसे 8 बनाना होता है, और एच बनाना होता है। गाड़ी को सीधा ऐसे लेकर के जाओ, फिर उल्टा ऐसे करके लेकर के आओ, फिर सीधा, फिर ऐसे एच या फिर एक्स बनाना होता है। उसके बाद भी हमारे पापा हमारे ऊपर फेथ नहीं करते, कहेंगे ये ठोक देगा गाड़ी। आप लोग ऐसे ही फेथ कर लिया, मतलब बिल्कुल बैठ गए कि हाँ हाँ भैया, आप जहां लेकर के जाओगे हम जाएंगे आपके साथ में, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे करते हैं ये सिर्फ, ये तो फेथ की बात हो गई, पूरा ही नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है कोविड के बाद से अपने बाल जो है घर पे ही काट रहे हैं, सीख गए हैं, मतलब इतना ज्यादा कि आपको लग रहा है हम प्रो हो गए हैं, अभी जरूरत नहीं है हमको बाहर जाने की, घर पे ही सब कर लेते हैं। ये कैंची ऐसे है, देखो, कच 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 करके कर लेते हैं। और स्पेशली छोटे भाई पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे भाई बहन के ऊपर। आ भाई तू, आज मैं अपना इतने सालों का बदला निकालूंगी तेरे ऊपर, निकालूंगा। पापा कटवाते हैं।
ट्रिमर है, अच्छा ट्रिमर है तो बात आसान हो गई, मतलब बाल कटवाने की बात कर रहा हूँ मैं। काटना वाटना है मतलब वो पे वहां पे स्किल लगती है कुछ, ट्रिमर में क्या है, 2 3 4 नंबर मैक्सिमम, इतना करेगा इतना करेगा, काटने में मजा आता है, जो यहाँ से बाल उड़ा दिए यहाँ के छोड़ दिए, उससे कुछ तो मजा भी है। एनीवेज, तो जब आप लोग जाते हैं तो मतलब बाल कटवाने बाहर से ही जाते हैं आप लोग, है ना फिर? तो जब आप बाल कटवाने जाते हैं बाहर, तो उस समय जब आपके बाल बाल काट रहे होते हैं, तो आप लोग आंखें बंद करके बैठते हैं बीच बीच में कभी कभी, या खुली रखते हैं आंखें हमेशा? कभी प्रभु कभी जी बंद बीच कर में लेते हैं? आंखें, माय बीच में। गॉड, आपको डर नहीं लगता उसके हाथ में कैंची है, वो गला काट दे आपका, हाथ में ब्लेड है, वो कुछ कर दे भैया, आपको अपनी जानकारी नहीं, आप लोग आंखें बंद कैसे कर लेते हो यार? व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू? डर नहीं लगता आपको? किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में आपने अपना गला भी दे दिया और उसके हाथ में कैंची ऑलरेडी है, और जो करना है कर लो, और ऐसे गला औरों पे करके बैठ जाते हैं, अच्छे से काटो। आपने बहुत आसान कर दिया, नहीं? तो हम वहां पर भी क्या कर रहे हैं? फेस कर फेथ। रहे हैं। तो आप देखिए, मतलब बोलने की बात है। लो, आज आर्यन लिख रहा है कि बाल काटते समय नींद आ जाती है, बाल कटवाते समय, मतलब अलग ही लेवल का फेथ है। तो बाकी सब चीजों पे फेथ करना आसान है, पर भगवान के ऊपर फेथ करने की बात आती है तो साइंस भी इसमें कैसे आ जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। अगर कोई समझा सकता है आप में से तो बहुत मेहरबानी होगी। इन सब चीजों के ऊपर हम जो है, वी आर नॉट थिंकिंग कि यार कोई कोई रीजन तो होना चाहिए ना, कोई रीजन नहीं है, बस बिलीफ है कि वो नहीं काटेगा। आप बैठे हैं जहां पर आपको बिलीफ है कि ये जो मेरे सर के ऊपर पंखा है मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, बैठे हैं जी। गिर तो सकता है ना, मूवीज नहीं देखी क्या आप लोगों ने? गिर जाता है ना, अर्थक्वेक आए कुछ नहीं, 36 सेकंड्स के अंदर टर्की में 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया, सब खत्म। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, आप लोग को डर ही नहीं है, कैसे? तो ये फेथ कहां से आ रहा है फिर? अच्छा, केशव कह रहा है हमेशा उसके पास जाते हैं बाल कटवाने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो कभी ट्रैवल करते होगे, रेलवे पे या बस में, वहां पे जाके पूछते हैं, टिकट चेकर आकर के हमारा टिकट पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे कि भाई ड्राइवर कौन है ये बताओ, उसको आती चलाने की नहीं आती, वो कहीं ठोक दे, वो चलाते चलाते सो जाए तो वो तो सो गया, अब हम पहुंच ही नहीं पाए जहां पे हमको पहुंचना था, हम कहीं और पहुंच गए। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी फेथ पुट करना है ना, इज वेरी नेचुरल फॉर अस। हमारे लिए किसी भी चीज में फेथ पुट करना बहुत आसान है, बट फेथ ना पुट करना के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। भगवान में फेथ करना, किसी सुपीरियर पावर में फेथ पुट करना बहुत आसान है, बट जानबूझ के इतना सारा चीजें बता करके प्रोपागेंडा के थ्रू हमको अनलर्न कराया जा रहा है कि नहीं फेथ पुट नहीं करना, लॉजिक लगाओ भगवान के अंदर। ठीक है, लॉजिक भी हम लगा सकते हैं भगवान को समझाने के लिए, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो फिर जो लॉजिक है, जो फेथ है ना, फेथ इज ऑल्सो साइंटिफिक, उसको भी रीजनेबल और वेरीफाइबल हो सकता है। हम अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं भगवान के अंदर, हम विश्वास कर रहे हैं, बट विश्वास अंधा नहीं है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। ये तो भगवान के साथ हुआ, बट मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम अंधविश्वास करते हैं, है ना? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस किया इसके बारे में। चलिए, तो लेट अस बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। आप लोगों को पता है 9/11 अटैक्स के बारे में? पता है 9/11 अटैक्स हुए थे, 26/11 अटैक्स हुए थे, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ 2008 में अटैक हुआ था ताज होटल ताज के ऊपर। तो जब वहां पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद में ताजमहल होटल ताज के ऊपर जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है, कुछ समय तक लोग जो थे ना, वो सी जो सी वेज है ना, उसके पास में होटल्स में रहना रुक गए थे। इनफैक्ट जब 9/11 अटैक्स हुए थे 2001 9 सितंबर 11 सितंबर 2001 को जब अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया था प्लेन क्रैशेस के थ्रू।
तो उसके बाद एक हफ्ते तक लोगों ने फ्लाइट से जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको डर लग गया था कि अरे हमारा प्लेन भी हाईजैक हो गया। तो प्लेन हाईजैक हो गए थे और उनको मार दिया था सीधा वो ट्रेन के इसके अंदर, टावर के अंदर। एक हफ्ते तक लोग बहुत डर गए थे, बहुत डरे हुए थे। 2001 यूएस की हिस्ट्री में 1930 के जो डिप्रेशन बाउल था, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 9th क्लास में, उसके बाद सबसे खतरनाक टाइम था यूएस में। उसके बाद 2007 में रिसेशन भी हुआ था, बट 2001 वाज वेरी टफ, क्योंकि लोग मेंटली बहुत परेशान हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, इतना ऊंचा इमारत था, इट वाज कंसिडर्ड एज अ मोमेंट ऑफ प्राइड, और ये हाल हो गया था, सोचिए उस समय पर लोगों का। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद फिर से लोग जाना शुरू कर दिए फ्लाइट में। कब तक रुकेंगे? काम तो करना ही है ना अपना। उनको पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, बट उसके बाद फिर भी करना शुरू कर दिया। रुकता नहीं कोई चीजों के लिए, फेथ पुट करके जाते ही है। अब फेथ पुट करते समय अभी भी कोई फ्लाइट में गया हो तो नहीं पूछता ना कि पायलट कौन है, क्या उसके हाथ में गन तो नहीं है, क्या वो हाईजैक तो नहीं कर लेगा हमको, क्या होगा क्या नहीं, इतना नहीं सोचते हैं, कर देते हैं चीजों को, क्योंकि ये नेचुरल है हमारे लिए फेथ पुट करना। यही चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये जो हम सारे बोलते हैं वी आर गोइंग टू द जू, हम जा रहे हैं यहाँ पर, बट कोई गारंटी नहीं है ना कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। बट हम ये चीजें बोलते हैं ना, 4 घंटे में ये ट्रेन जो है हमको यहाँ पहुंचा देगी, ये फ्लाइट 2 घंटे में आप दिल्ली से कोलकाता पहुंच जाएंगे, बोलने की बातें हैं, बट दिस इज नॉट, वी डू नॉट नो, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। पहले इसको स्टैटिस्टिकली भी प्रूव नहीं कर सकते, मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह ऐसे कि जहां पे देयर इज अ रीजन टू डाउट, बट स्टिल हम फेथ पुट करते हैं। छोटा बच्चा पूछता नहीं माँ से कि मैं जहर तो नहीं मिलाया इसने दूध में, कहीं इसने दूध में जहर मिला दिया हो। अब दूध तो दूध में जहर मिला दिया था एक्चुअल में, कहानी है, किसकी कहानी है? पूतना की। पूतना आई थी दूध में जहर मिला करके, है ना? हम सुना भी है इसके बारे में, बट स्टिल आप देखिए ऐसा है। जब बच्चा पैदा होता है छोटा छोटा, छोटे तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं वहां से दूर, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। कुछ अगर वीक होता है तो इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो माँ को डर नहीं लगता होगा, अरे मेरा बच्चा कहाँ लेकर के जा रहे हो, उसको मार दोगे, अभी तो पैदा हुआ है। बट माँ वो शांत होती है थोड़ी सी कि हाँ ये जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बट कुछ भी कर सकता है डॉक्टर तो। ऑपरेशन, आप में से किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है कभी? हुआ है? प्रभाकर बताओगे किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? आवाज तो नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे हो तो। अभी भी नहीं आ रही। सर वो बोल रहा है गले का। गले का? आओ कैसे पता लगा? मेरे को तो समझ नहीं आया। वो चैट में लिख रहा है। चैट में बोलना थोड़ी होता है यार। अच्छा, क्या बात है, ड्यू टू विच ही कांट स्पीक, वेरी गुड। अभी तो सुनाई दी थी आवाज आपकी, है? वो तो मैंने बोला। अच्छा, हाँ। अब नहीं, आपका आपका ऑपरेशन हुआ था कुछ, या किसी का ऑपरेशन होते देखा आपने तो वही बता सकते हैं। प्रभु जी हैंड करेक्शन ऑपरेशन हुआ। हैंड करेक्शन? हाँ, क्योंकि बाय बर्थ मेरी फिंगर्स स्ट्रेट नहीं हो सकती थी। इट इज हेरिडेटरी, मेरे फादर को भी था, तो अच्छा उसका हल्का सा, इट वाज ओनली 20 मिनट्स ऑफ। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं जब 8th क्लास में था तो मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स करके एक छोटा सा ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आप लोग उसको पढ़ते होंगे, और बहुत छोटा सा होता है, और क्योंकि वो एक वर्म की तरह होता है इसलिए उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। और साइंस बोलते हैं कि इससे कुछ ज्यादा काम नहीं है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बट बहुत सारी स्टडीज ये बताती है उसका काम है। उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या हुआ अचानक से ना, मेरे को ध्यान में है, ये डेट था 9, 10, 11 जुलाई, नहीं 11, 12, 13 जुलाई को था, क्योंकि उस समय पे हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोस पार्ट 1 रिलीज हुई थी। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि देखने चलते हैं।
और मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार मेरे से यहाँ पे चला नहीं जा रहा है सही से, तू कह रहा है मूवी देखने चलते हैं, मेरा दर्द तो ठीक हो उसके बाद तो मैं जाऊंगा चलने के लिए। वेडनेसडे का दिन था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बहुत दर्द रहा मेरे को, इतना दर्द रहा कि मैं चल रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो भी दर्द हो रहा है मेरे को। वेडनेसडे शाम को फाइनली हमको लेके गए वहां पर डॉक्टर के पास में, और उसने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। तो मैं अल्ट्रासाउंड सुन के मैं थोड़ा एक्साइटमेंट था कि भाई बढ़िया कुछ होगा, टेस्ट वेस्ट करेंगे। टेस्ट तो बढ़िया हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा करे कि 1.5 लीटर पानी आपको पीना है 15 मिनट के अंदर। 1.5 लीटर पानी पिला दिया, उसमें कुछ दवाई थी, और उसके बाद ऐसी कोई बड़ी सी मशीन थी, उसको दबा करके पेट पे ऐसे चला रहे हैं सब जगह, और मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं कहा, भाई आराम से करो, दर्द हो रहा है मेरे को। वो कह रहे हैं आराम से करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। वो कर रहे हैं उसको तेज तेज करके। फाइनली 1-1.5 घंटे बाद पता लगता है कि इसका ऑपरेशन होगा, और उसी दिन रात को मेरे को लेकर के जाते हैं इमरजेंसी में, हॉस्पिटल दिल्ली में, और वहां पे 2 बजे ऑपरेशन शुरू होता है। अब रात के 2 बजे हैं, मैं हूँ जो 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ जनरली, उस समय तक सो जाता था। रात के 2 बजे मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, और मेरे को उठा रहे हैं वो, और डॉक्टर जो है वो पूछ के जा रहा है, बेटा कैसे हो गया अपेंडिक्स आपको? मैं कहा पता नहीं मेरे को कैसे हो गया, पर दर्द बहुत हो रहा है, आप ठीक कर दो इसको। कह रहा बाहर का बहुत खाते होगे तुम। मैंने कहा बाहर का मतलब? कह रहे ये उनको ही होता है जो बहुत ज्यादा मैदा खाते हैं, सब होते हैं। मैंने कहा मैदा? मैं मेरे को 2 साल छोड़े हुए हो गया मैदे को। वो पूछ रहे कितने साल का? मैं कहा 8th में हूँ। कह रहे तुमने छोड़ दिया मैदे को? मैं कहा हाँ 2 साल तो छोड़े हुए हो गया मेरे को मैदे को, खाता ही नहीं था बाहर का मैं कुछ भी। मेरे दोस्त हैं जो बर्गर खा रहे हैं, जो चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, उनको तो नहीं हुआ, मेरे को क्यों हो गया? और उसके बाद मेरे को ले गए हैं और मेरे को लिटा दिया है यहाँ पर। और पता है क्या करा उन्होंने? बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है, पहले ही बताइए कि उन्होंने शीशा जो था ना, शीशा को मेरे पेट के ऊपर ऐसे 45 डिग्री पे रख दिया, ऐसे ऐसे रखा। शीशा है, मेरा पेट है, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ पूरा, और यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, और कह रहे हैं कि बेटा अभी हम तुम्हारा पेट काटने वाले हैं और उसमें से अपेंडिक्स निकालेंगे, तुम देखना ऑपरेशन कैसे होता है। मैं कहा सर मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो आप एक काम करो, आपको जो करने करो, पर मेरे को बेहोश कर दो। कह रहे नहीं नहीं बेटा तुम देखो ऑपरेशन कैसा होता है, तुमको मजा आएगा, देखो तो ये अपेंडिक्स कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। मैं कहा अरे मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को बेहोश करो। फिर उसके बाद उसने मेरे को बिठाया और 1 2 3 4 5 करके उसने इंजेक्शन ठोक दिए पीठ के अंदर, और उसके बाद बहुत झंझनाहट हुई पैरों के अंदर, और फाइनली कब मैं बेहोश हो गया कुछ पता ही नहीं लगा। जो ऑपरेशन 25 मिनट चलना था, ऑपरेशन 2 घंटे चला था, क्योंकि कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन था उसके अंदर। मेरे को तो समझ नहीं थी, बट मेरे पेरेंट्स ने भी ट्रस्ट कर दिया था डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर के हाथ में चाकू था और उसने मेरा पेट काटा था, तो पेट काट के मार भी सकता था, बट विश्वास किया हमने, ट्रस्ट। एम्स में मिरर की सुविधा नहीं है, हाँ मैं एम्स में नहीं कराया था, पर डॉक्टर बढ़िया था। तो देखिए सर्जन, होटल के अंदर बार्बर, सब जगह पे हम वो करते हैं। और एनीवे ये सब चीज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सीइंग इज बिलीविंग, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं बट उसमें बिलीव नहीं करते, है ना? तो हमको चीजों को थोड़ा डीप पर्सपेक्टिव से जानने का, समझने का जरूरत है। ऐसा भी है कि किसी चीज को अगर हम नहीं नहीं देख सक रहे तो वो नहीं है, तो वो है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं उसको नहीं देख पा रहा इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज ऑल्सो फॉल्स फिलोसफी। और हमने गांधी जी का एग्जाम्पल डिस्कस किया है इसके अंदर। गांधी जी को नहीं देखा, हमें किसी ने टाइम को नहीं देखा, एंटार्क्टिका को भी नहीं देखा, बट हम बिलीव कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि हम क्रेडिबल सोर्सेज से फेथ अपना पुट कर रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम, हमारा जो नॉलेज हो ना वो क्रेडिबल सोर्सेज से आए। अगर वो क्रेडिबल सोर्सेज से आ रहा है हमारा नॉलेज, तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, वरना बिलीव नहीं कर सकते। तो हमको भगवान के बारे में किससे पता लग रहा है? हाउ आर वी गेटिंग टू नो अबाउट गॉड? स्क्रिप्चर, शास्त्र के माध्यम से हम भगवान को जान पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। तो बात यह आती है क्या कि शास्त्र माइथोलॉजी है? क्या जो वेदास हैं वो बस मनगढ़ंत है? क्या वो कहानी है हैरी पॉटर की तरह, या उसको भी प्रूफ किया जा सकता है? तो हैरी पॉटर के तो आपको प्रूफ्स पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट शास्त्र सही है नहीं, उसके बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे प्रूफ्स। शुरुआत करते हैं, मैं आपको 1 2 ही बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, हम लोगों ने पूरा एक सेशन करा है इसके ऊपर में। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी रामनवमी भी आ रही है। रामनवमी, सॉरी, रामचरितमानस के अंदर
वर्णन आता है, सॉरी वाल्मीकि रामायण के अंदर एक जगह पे ऐसा लिखा आता है कि जब हनुमान जी पहुंचे लंका के अंदर तो उस समय उन्होंने 4 टस्क वाले एलिफेंट्स देखे थे। लंका के अंदर 4 टस्क वाले एलिफेंट हनुमान जी ने देखे थे, ये वर्णन आता है। ठीक है, और अगर आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे ना 4 टस्क वाले एलिफेंट्स, तो उनका एक नाम है, जो 4 टस्क वाले एलिफेंट है उनका नाम है गोम्फोथीर। आप सर्च कर सकते हैं। और गोम्फोथीर जो है वो एग्जिस्ट करते थे 1.2 मिलियन से 1.6 मिलियन ईयर्स पहले। इसका मतलब कि 1.2 मिलियन मतलब कितना हुआ, 12 लाख से 16 लाख पहले तक वो एग्जिस्ट करते थे। 12 लाख साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस है तो कोइंसिडेंस, हाँ कुछ भी हो सकता है, लिख दिया उन्होंने करके। बट ये जो गोम्फोथीर्स के बारे में जो फिलोसफी है ना, ये जो स्टडी हुआ, ये 1970s 80s के अंदर ही हुआ। और जितना तो हमको पता है कि वाल्मीकि रामायण है वो 1970s 80s में नहीं लिखी, तो एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे, साउथ में एक सेंटर है, वहां पे वो 2 जो साइंटिस्ट थे वो लोगों ने क्या करा ना, वो लोग गए अयोध्या से चित्रकूट गए, और चित्रकूट से उन्होंने पूरा जर्नी करा, चित्रकूट से लेकर के श्रीलंका तक, रामेश्वरम तक किया उन्होंने पूरा जर्नी। अब आप देखते होंगे, अगर आपने कोई कहानी सुनी है, कोई नॉवल पढ़ा हो, तो जब भी कोई राइटर बता रहा होता है ना आसपास, तो राइटर क्या करता है ना, आसपास के सराउंडिंग को भी बताता है, क्या कैसा था, कैसी हवाएं चल रही थी, क्या क्या लोग थे आसपास, किससे मिले। तो वाल्मीकि जी भी जब रामायण को वो कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो उस समय बता रहे हैं कि जब भगवान चले चित्रकूट से लेकर के यहाँ पे रामेश्वरम तक, तो इस रास्ते से गए, जहाँ पे उनको ऐसे ऐसे जानवर मिले, ऐसे ऐसे उनको पेड़ पौधे मिले, ये सब चीजें बता रहे हैं। और जितने समय पहले भी हम मानते हैं उन्होंने लिखा था, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा था, अभी जब 2000s के अंदर वो 2 साइंटिस्ट ने वही सेम रूट को क्रॉस किया ना, ट्रैवर्स किया, उसी सेम रास्ते के ऊपर गए जिस रास्ते से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गए थे, तो उनको वाल्मीकि रामायण से कंपेयर करते हुए 182 स्पीशीज मिली, एग्जैक्टली सिमिलर। अब सोचिए 182 स्पीशीज तो अभी मिली है, जब कितनी सारी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो सोचो उस समय पे कितना रेलेवेंस होगा। इतना एक्सटिंक्ट होने के बाद इतने सारे रास्ते हैं जहां पर जंगल की जगह अभी कोई हाईवे बना रखा होगा, या ऐसा कुछ होगा जहां पर जंगल की जगह अभी वहां पर एक शहर होगा, कोई मॉल खड़ा होगा ऐसे बड़ा सा उसी रास्ते के ऊपर। तो कितने सारे पेड़ और कितने सारे जंगल को नष्ट कर दिया गया होगा, कितनी सारी स्पीशीज मर गई होंगी। स्टिल 182 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिली हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। सॉरी। तो आप समझ रहे हैं कि शास्त्र में जो हमको रामायण महाभारत ने जो बताया है वो ट्रू है, इट इज नॉट फॉल्स। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, वो सब चीजें डिस्कवर हो रही हैं और लोग समझ रहे हैं इस चीज को। नासा हैज गिवन एविडेंस ऑफ राम सेतु, राम सेतु था, है ना। तो इन समरी ऑफ द होल सेशन, अगर हम इसको फिर से डिस्कस करें डिटेल के अंदर, अगर हम रिवाइज करें कि साइंस क्या होता है, साइंस इज टू नो थिंग्स एज दे आर, और लॉजी होता है इट इज स्टडी ऑफ समथिंग। तो फेथोलॉजी मतलब द साइंस ऑफ फेथ। फेथ का मतलब होता है वो चीजें जो इसके ऊपर हमको फॉर्म बिलीव करना पड़ता है और उसका कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। बट इसका मतलब ये नहीं कि फेथ हम सिर्फ भगवान में ही करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके अंदर हम फेथ करते हैं, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे उसको। कितनी सारी चीजें, जैसे हमने बस ड्राइवर का एग्जाम्पल डिस्कस किया, है ना। हमने देखा हमारे छत के ऊपर जो पंखा है वो भी नहीं गिर रहा। हमने खाने का एग्जाम्पल डिस्कस किया, हमने बार्बर का भी एग्जाम्पल डिस्कस किया, ये सब के थ्रू कि हम बहुत सारी चीजों के अंदर फेथ पुट करते हैं। फेथ पुट करना नेचुरल है, बट इन सब चीजों के अंदर हम लोग ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट हम नहीं कह रहे कि भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ कीजिए,
हम कह रहे हैं कि आप शास्त्र को पढ़िए और उसको पढ़ के उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, आपको अपने आप चेंज दिखाई देगा। इन द भगवत गीता देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोका 9.1 9.2 राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। दो चीजें बता रहे हैं। एक तो जब आप उसको फॉलो करेंगे, पहला तो ये कि इट इज प्रैक्टिकली वेरीफाइबल, प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं साथ साथ। कैसे? जब आप उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे। और दूसरा सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा। तो रीजनेबल भी है उसको प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस करो, जब आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक कहानी बताओ, एक कहानी सेंड करें। तो ये कहानी है 1970s की। लॉस एंजलिस के अंदर, ये जब प्रभुपाद जी थे तो उस समय लॉस एंजलिस के अंदर बहुत बड़ा मंदिर था। इतना बड़ा मंदिर, मतलब उसमें आप सोचिए 400 ब्रह्मचारी थे, 400 सैफरन डिवोटीज, सैफरन क्लैड मंक्स। उस समय कितना बड़ा मंदिर होगा। और वो लोग जो है हर रोज जाते हैं हरि नाम संकीर्तन के लिए। वो लोग जा रहे हैं बाहर, और जब जाते हैं रोड पर क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जाम वाम भी लगता था वैसे करके। तो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति ना बहुत दिन से देख रहा था। वो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान चल रहा था अपनी लाइफ में, जॉब वॉब को लेकर इतना स्ट्रेस होता था। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान था और वो व्यक्ति देख रहा था इन लोगों को। तो आज उस व्यक्ति ने सोचा कि ऑलरेडी मेरे को लेट हो ही जाता है हर बार ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि जाम वाम लगता है। आज वो अपनी गाड़ी से करे कि आज इन लोग को देखता हूँ, ये लोग कौन है। ये लोग गंजे से हैं और चादर पहन के घूमते हैं। ऐसा ही बोला जाता है ना कि वहां पे ये लोग चादर पहनते हैं और यहाँ पे ऊपर टूथपेस्ट लगा लेते हैं सर के ऊपर, और वैसे करके ये लोग नाचते फिरते रहते हैं बस। हम लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और परेशान हैं, और यहाँ पे ये लोग जो है चादर पहन करके नाच रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, हमको परेशान कर रखा है। कौन है ये लोग? तो वो जाता है इनको फॉलो करने के लिए, देख के आता हूँ ये कौन है, ये लोग क्या करते हैं, कैसे नाचते रहते हैं सब लोग, इनको पैसा मिलता है, क्या मिलता है, क्या है इसके बारे में। तो और वहां पे जाकर के देखता है, तो वो देखता है कि जब वो लोग बैठे हैं ना उसके बाद में, तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं देख करके। यहाँ पे 10 आइटम पड़े हैं, ये लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये लोग पूड़ी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, छोले भी हैं वहां पे, चावल भी हैं, और साथ साथ खीर भी है। इतना सारा आइटम है, पापड़ है, चटनी है, सब कुछ देख करके उसको बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा उसका 10 गुना हो जाता है। अरे एक तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चादर पहन करके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रास्ते में जाम लगा रहे हैं, और उसके बाद इतना बढ़िया खा रहे हैं। कौन है जो इनको पैसा दे रहा है? कौन है व्यक्ति जो ऐसे कर रहा है? तो जाके मिलते हैं। तो इनको उस समय फॉर्चुनेटली प्रभुपाद जी वहां पे होते हैं। तो प्रभुपाद जी से उनको मिलाए जाते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं, बोले देयर इज एन इंग्लिश जेंटलमैन, अमेरिकन जेंटलमैन हु वांट्स टू मीट यू। प्रभुपाद कहते हैं बुलाओ उसको। तो आते हैं और वो गुस्से में आके बोलता है प्रभुपाद को, कहते कि आप लोग को पैसा कौन दे रहा है? हु इज फंडिंग यू? यू पीपल आर डूइंग नथिंग, वी आर स्ट्रगलिंग सो हार्ड। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करके हम लोग बाहर जा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, सुबह सुबह हम निकल जाते हैं, 2-2 घंटा हमको जाम में लगना पड़ता है, फिर 10 घंटा काम करके फिर रात में आते हैं, ये सब नहीं मिल पाता, और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो और खा रहे हो आराम से, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुमको क्या टेंशन है इतना, यू ऑल्सो कम जॉइन अस। आप भी नाच सकते हो, गा सकते हो, खेल सकते हो हमारे साथ में, खा सकते हो अच्छे से। तो डिवोटीज दे, मतलब वी कुड प्रैक्टिकली सी कि डिवोटीज बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करके भी आराम से एंजॉय कर पा रहे हैं सब कुछ। और यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी प्रभुपाद बोलते हैं कि पीपल, अगर आप मेट्रो में जाएंगे ना सुबह सुबह, तो 7 बजे से मेट्रो भरने लग जाता है बुरे तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जो नोएडा से गुड़गांव आ रहे हैं, गुड़गांव से नोएडा जा रहे हैं, 2-2 घंटा लगता है मेट्रो के अंदर, सुबह सुबह भर करके आ रहे हैं। सुबह सुबह ऐसे नींद खाते हुए पूरा रास्ता लोग जाते हैं। और अब सोचिए सुबह के निकल गए तो उन्होंने सुबह तो कुछ खाया नहीं होगा, सुबह चाय पी के जाते होंगे, ब्रेड बटर कुछ खाते होंगे, फिर उसके बाद गए लंच का टाइम पे ही कुछ खाने को मिलता होगा, फिर उसके बाद शाम को आते आते इतना बड़ा जाम लगता है रास्ते में भी, चाहे मेट्रो से जा रहे हैं या चाहे रोड से जा रहे हैं, बहुत बुरा जाम लगता है। और उसके बाद वापस पहुंच रहे हैं पूरा, और फिर आकर के थोड़ा सा फिर कुछ खाने को मिलता है, और फिर नेक्स्ट डे रात को सोना है, कुछ घर का काम करना है, सब्जी लेकर के आनी है, कुछ बल्ब खराब हो गया उसको ठीक करना है, ये सब करना है, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर सुबह उठो। संडे को आराम मिलता है, तो संडे को बच्चे कहते हैं कि पापा हमको घूमने जाना है। तो सोचो पापा लोग का क्या जिंदगी चल रहा है, ऐसे करके इतना परेशान है।
और प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मॉडर्न मैन एंड ही इज वेरी हैप्पी कि मेरे बैंक के अंदर 1 लाख रुपया आ गया महीने के एंड में। तो क्या फायदा उस 1 लाख रुपए का जब तुम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे बिल्कुल। बट आर डिवोटीज हु आर हैप्पी, हु आर प्रैक्टिसिंग थिंग्स एंड दे आर एंजॉयिंग by adding Krishna in their lives. तो this is the thing कि हम लोग आपको नहीं कह रहे हैं कि ब्लाइंडली बिलीव कीजिए स्पिरिचुअलिटी में, हम कह रहे हैं कि आप इसको करके देखिए। आप करके देखेंगे तो आपको अपने अंदर भी डिफरेंस दिखाई देगा और साथ साथ आपको अच्छा भी लगेगा। तो दिस इज रीजनेबल एज वेल एज वेरीफाइबल। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं जो बताती हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में और उसके पीछे के साइंस के बारे में। ठीक है।